जय हिंद। आप सभी लोगों को पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चला रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को सबसे पहले रिमूव एडवर्ब टू पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले कल क्लास लिए थे, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसे कहा जाता है। यानी यह इंटरमीडिएट का तीसरा चैप्टर है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शायद ही किसी एग्ज़ाम में जो है इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में हम आप लोगों को क्या बताए कि किसी सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस लेसन में हमको करना क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने को जब कहा जाएगा तो कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत या तो निगेटिव करना है, चाहे अफर्मेटिव करने को कहेगा, या सेंटेंस में से जो है एडवर्ब टू को जो है हटाने को जो है बात करेगा। यानी कि इसमें छोटा छोटा बहुत सारा जो है लेसन आने वाला है और इस सेंटेंस में हमें कुछ करना नहीं है, सेंटेंस के केवल रूप को बदल देना है। रूप के किसी सेंटेंस के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक ना। जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, हम लोगों का सबसे पहला लेसन था रिमूव एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को हटाना। और इसमें हम ये बात किए थे कि यदि यह एडवर्ब टू जो है किसी सेंटेंस को जब लेता है या सेंटेंस जब बनाता है तो उसके बनाने का मॉडल क्या होता है, कैसे आएगा और कैसे इसको हटा करके हम किसी सेंटेंस का दूसरा रूप देंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। समझ वाली बात ना। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी सेंटेंस के रूप को जो होता है बदल देना होता है, बस इतना ही करना होता है। लेकिन इतना आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के भीतर जो अर्थ निकल रहा है वही अर्थ जो है आपके आंसर का भी होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, ये चलेगा, यही हमको करना ही है। जिसमें हम आपको बताए थे कि ये एडवर्ब टू जो है जब किसी भी सेंटेंस के भीतर जब जाता है या सेंटेंस बनाता है तो इसके बनने का कुछ मॉडल होता है। हम इस लेसन को बिल्कुल फार्मूला पर देने जा रहे हैं और फार्मूला से जो है आप प्रत्येक सेंटेंस को जो है इजीली बना सकते हो, ठीक ना। जिसमें पहला फार्मूला हम आपको दिए थे कि यदि यह सेंटेंस जो है ये एडवर्ब टू जब किसी भी सेंटेंस को जब बनाएगा तो कैसे बनाएगा उसको देखिएगा। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद बी होता है और बी के तुरंत बाद जो है एडवर्ब टू लगा होता है और इसके बाद जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा होता है, ठीक। और एडजेक्टिव के बाद जो है तुरंत इन्फिनेटिव लगा होता है और फिर यहाँ V1 होता है और फिर अदर वर्ड जो है यहाँ लास्ट में जो है लगा होता है। यानी ये हम लिखे क्या है, यह हम लोगों का एक सेंटेंस है। यानी कहने का मतलब क्या निकला कि जब यह एडवर्ब टू जब किसी सेंटेंस को बनाएगा तो कैसे बनाएगा, वह सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा जब हमारे सामने यह बन कर के आएगा। आप ध्यान से समझेंगे, केवल स्ट्रक्चर आपको समझना है। तो इसमें हम आपको एडवर्ब टू से बनने वाले कुछ सेंटेंस को बताएंगे जो लगभग इतने में ही बन कर के जो है देता है और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी ये आप लोगों का पहला फार्मूला है, इस पर हम काम किए भी थे। अब मान लो यदि जब एडवर्ब टू जब किसी सेंटेंस को बनाएगा तो वहाँ टू को ले करके एक और टू ले रहा है यहाँ पर, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं और ये वाला जो टू आपका है यह एडवर्ब कहलाता है। अब हमारा चैप्टर क्या है कि रिमूव एडवर्ब टू, यानी इस सेंटेंस में से एडवर्ब टू को हटा करके सेंटेंस का एक रूप बदलना है। यानी इस चैप्टर में आपको करना क्या रहेगा, ऐसे ही एक सेंटेंस बनाकर देगा और पहले ही लिखेगा रिमूव एडवर्ब टू। यानी जो सेंटेंस में ये जो टू देख रहे हो ना, इस टू को हटा करके एक दूसरा सेंटेंस का रूप बनाना है। तो हम इसमें हम बताए थे कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ का जो सब्जेक्ट रहेगा वो आ ही जाएगा। आई बी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 3 फार्म होते हैं, एक बी फार्म होता है, एक डू फार्म होता है, एक है फार्म होता है। इसमें बी में कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, उन्हीं को हम बी लिखे हैं। तो यहाँ जो रहेगा उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। आइए हम बताएं कि इस टू के जगह पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सो। और उसके बाद ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर है, इस एडजेक्टिव को यहाँ पर उतार लेते हैं
इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस इन्फिनेटिव के जगह पर हम लोग लिखते हैं क्या, डाइट लिखते हैं, प्लस जो है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद कैन या यहाँ से कुड होता है। अब उसके बाद जो है फिर नाट लगता है, और नाट के बाद ये V1 जो लगा है यहाँ से हम उतार लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, एडवर्ब टू का। और सबसे अच्छी बात है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि जब यह एडवर्ब टू किसी सेंटेंस को बनाएगा तो कैसे बनाएगा, क्योंकि हर सेंटेंस का कोई ना कोई एक मॉडल होता है। तो जब ये सेंटेंस के अंदर जाता है तो हमेशा वह यही मॉडल लेकर के जाएगा। तो हम इसमें से एडवर्ब टू को हटा रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ का सब्जेक्ट है उसको ले ही लेंगे, यहाँ बी वाली सहायक क्रिया जो रहेगा वो आएगा ही। बस हमको इस एडवर्ब टू के जगह पर यहाँ पर क्या लिख देना है, सो लिखना है, और यहाँ जो एडजेक्टिव लगा रहेगा उस एडजेक्टिव को यहाँ पर उतार लेते हैं। इस इन्फिनेटिव के जगह पर देख लो, डायट से ले करके यहाँ नाट तक का मैटर जो है यहाँ पर इस इन्फिनेटिव के जगह पर आता है। एक बात और हम आपको बताएंगे कि ये डाइट के बाद जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हम कहाँ से देंगे, तो हमारे सेंटेंस में जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है हम उसी सब्जेक्ट को ला करके यहाँ पर रख देते हैं। दूसरी बात, यहाँ फिर हम समझेंगे कि कैन कहाँ से आता है, कुड कहाँ से आएगा। तो कैन और कुड को डिसाइड करेगा ये बी वाली जो यहाँ की सहायक क्रिया है, यह डिसाइड करती है। यदि यहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ हम किसको लेंगे, तब कैन। प्रेजेंट कब होगा, जब इज एम आर रहेगा, तो वहाँ से हम किसको ले लेंगे, कैन को ले लेंगे, ठीक। और यदि यहाँ वाज और वर्ब को दे देता है तो हम यहाँ पर किसको ले लेते हैं, कुड को ले लेते हैं। समझ में आ गया सबको ना। अभी जो बेसिक चीज़ है ये हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि यदि यह सेंटेंस एडवर्ब टू अपना सेंटेंस बनाएगा तो ये हमेशा इसी मॉडल में आकर के बनाता है। और ऐसे और भी फार्मूला आपके सामने आने वाले हैं। मतलब ये हम कह रहे हैं कि यह एडवर्ब टू जब किसी भी सेंटेंस के अंदर जाएगा तो ये कितने तरह के सेंटेंस को बनाएगा, आज उन्हीं तरीकों पर बात होगी। जिसमें पहला तरीका आपके सामने है, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा इसमें से एडवर्ब टू को हटाने के लिए, तो आप सबसे पहले उसका मॉडल देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वह किस मॉडल पर है। यदि इस मॉडल पर आया हुआ है तो उसका आंसर जो है यही डायरेक्ट यहाँ से बनेगा, ठीक ना। और एक बात और है, जैसे यहाँ हम कैन या कुड का जो प्रयोग कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, लगभग 99% तो यही होता है। लेकिन कभी कभी जो है यहाँ विल का भी प्रयोग दे देता है, डू या डज का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यदि किया है तो वह बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। हम यहाँ विल और हम डू डज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। जिसमें ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा कौन आता है, कैन या कुड आता है। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को जो है हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह दिए कि राम इज टू ओल्ड टू रन है, और इसी क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कि एडवर्ब टू को जो है हटा करके इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे सबसे अच्छी बात ये भी है कि यह क्वेश्चन जब आएगा तो हमसे कहेगा क्या, हमको क्या करना है इसमें, वह पहले ही लिखेगा कि रिमूव एडवर्ब टू ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में से क्या करना है, एडवर्ब टू को हटाना है, हटा करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक ना। तो अब जो है ये जो सेंटेंस आया है, इस सेंटेंस का पहले फॉर्म देखिए, क्या यह सेंटेंस इस फार्मूले पर आया है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। देखिए सब्जेक्ट में सबसे पहले कौन है, राम, ये आया ही है। बी में आप लोगों को पता ही है कि 5 लोग आते हैं, पांचों में से इज लगा ही है। एडवर्ब टू देखो यहाँ पर था, यहाँ पर लगा ही है। इसके बाद देखो कौन आता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यहाँ पर लगा ही है। इसके बाद फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव आता है, लगा ही है। इसके बाद देखिए V1 हम लिखे हैं, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लगा ही है। अदर वर्ड नहीं, हम चाहे होते तो दे सकते थे, जैसे इन द फील्ड लिख देते तो वह अदर वर्ड आपका हो सकता था। यानी कहने का मतलब क्या निकला कि ये जो सेंटेंस आप जो देख रहे हो, ये सेंटेंस 100% इसी फॉर्म पर जो है बना हुआ है। क्लियर ना। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हमारा जो ये आंसर है, जो फार्मूला हम बनाए, इसी फार्मूला पर उतार लीजिए। यानी कि यहाँ से देखिए फार्मूला क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ले लिए, इज को भी हम ले लिए। अब आपको ये पता हो गया किसके जगह पर क्या लिखना है,
सो लिखना है। तो चलिए इसको सो लिख दिए। इसके बाद जो है यहाँ से ओल्ड को ले लिए, और ओल्ड के बाद ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव के बाद क्या है, ये कहाँ से आया है, ये किसके जगह पर आया है, ये भी तो हमको जानना चाहिए। ये किसके जगह पर आया है, टू की जगह पर। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, इसमें हर लेसन में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। एक बार एडवर्ब टू को हटाना है और एक बार क्या करना है, लगाना है। तो जैसे हटा रहे हो उसी तरह आपको लगाना भी पड़ेगा। क्वेश्चन 2 रूप में पूछेगा, कहेगा कि रिमूव एडवर्ब टू, और फिर कहेगा कि लगाओ अब उसमें। समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि हमको इतना पता होना चाहिए कि डायट से लेकर के और ये नाट तक का मैटर किसके जगह पर हम लगाए हैं, यानी किसके जगह पर लगा है, टू की जगह पर लगा है। तो यहाँ कह रहा कि डायट के बाद ये सब्जेक्ट आप ले लीजिए। तो हम आपको बताएं ना कि इस सब्जेक्ट की भरपाई कौन करेगा, सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। हमारे सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर है उसी को ले लो। तो पहला सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, राम। तो हम चाहें राम है ना, तो उसका प्रोनाउन ले लें। तो जब प्रोनाउन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आएगा, डैड के बाद हम प्रोनाउन इसका ही ले लिए, और उसके बाद कैन लगाएं कि कुड लगाएं, अपना टेंस देख लीजिए। कैन लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है। इसके बाद फिर यहाँ से जाएगा नाट, और नाट के बाद फिर क्या कहता है, V1 को लेना है। तो V1 में देखिए कौन है, रन। तो यहाँ पर रन कर दिए, ये आपका आंसर आ चुका है। अब दोनों का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो एक ही आएगा। क्या दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है, ये दोनों का स्ट्रक्चर आपस में क्या है, बदल चुका है। अब हमको यही करना था। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, सेंटेंस के रूप को क्या करना है, बदल देना है। उसके अर्थ में परिवर्तन न हो, केवल उसका रूप कुछ और होना चाहिए। यदि ऐसा आप किए हो तो 100% क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ में आ गया ना। तो ये पहला फार्मूला आप लोगों को समझ में आया। अब हम आते हैं, ऐसे ही कुछ और भी सेंटेंस ये बनाएगा, और बना कौन रहा है, एडवर्ब टू। यानी एडवर्ब टू से बनने वाले सेंटेंस की बात हो रही है, इसी को हटाना है। तो जब ये सेंटेंस को लेता है तो कितने तरीके से लेता है, उन्हीं तरीकों पर यहाँ पर आज बात करना है। ये आपका पहला तरीका है, ठीक ना। आइए देखते हैं अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है। और दोनों सब फार्मूला आपके सामने यहाँ पर रहेगा, आप खुद मैच कराएंगे कि आखिर इसमें सब में जो है क्या यहाँ पर अंतर है। ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा वाला मॉडल देखिए, यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ से बी होगा, यहाँ से टू होगा, ये जो एडजेक्टिव है ये भी होगा, इसके बाद यहाँ से टू होगा, और टू के बाद ये बी, और बी के बाद V3, और फिर यहाँ पर अदर वर्ड। थोड़ा मिलाइएगा तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ अंतर आपको दिखाई दिया। अंतर क्या है, किस चीज़ का जो है यहाँ से अंतर है, बताइए। ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट आपका दोनों सेम है, यहाँ से कोई अंतर नहीं। बी में भी सेम ही आया है, और यहाँ से टू में भी हम देखें तो यहाँ भी क्या है, सेम ही है। एडजेक्टिव भी आपका वही चीज़ आया है, इन्फिनिटिव भी आपका वही चीज़ है। लेकिन इन्फिनिटिव के बाद देखिए एक शब्द यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये बी सहायक क्रिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक बी यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये बी का मतलब आप समझते हो ना। इस बी का मतलब क्या है, इज है, एम है, आर, या यहाँ पर वाज होगा, और चाहे यहाँ पर क्या होगा, वर होगा। ये इन पांचों में से कोई एक यहाँ रहेगा, लेकिन यह बी अलग है, यानी कि यही लगा है। और दूसरा अंतर क्या है, यहाँ देखिए क्या है, V1 है, यहाँ पर क्या है, V3 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो एडवर्ब टू आप देख रहे हो, ऊपर वाला जो फार्मूला है, यह सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, और ये अब सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। इस तरह के सेंटेंस को जब कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने को कहा जाता है, तो हम करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है। ये इन्फिनिटिव के बाद क्या करोगे, बी लगा दोगे, और ये जो V1 देख रहे हो इसी को क्या करोगे, V3 कर दोगे, तो वह क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करना है। इस मॉडल का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको जो है उसमें से एडवर्ब टू को कैसे हटाएंगे, तो कोई दूसरा तरीका नहीं, सेम वही चीज़ है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस टू के जगह पर आपको पता है कि आप क्या लिखोगे, सो लिख दोगे, और इस इन्फिनिटिव के जगह पर आपको पता है कि आप क्या लिखोगे, डैट लिखते हो, और प्लस सब्जेक्ट लिखते हो, और फिर यहाँ से कैन या कुड आता है, और कुड के बाद यहाँ से नॉट ले लेते हो। यही न आया था, तो ये किसके जगह पर आया है, इस टू के जगह पर आया है। ध्यान से समझिएगा, इस फार्मूला में विशेष अंतर नहीं है।
यानी जब एडवर्ब टू को हटाओगे तो हटाते समय कोई विशेष चीज आपको नहीं जानना, आपको जो करना है वही करना है। आप किए क्या थे, इसमें क्या किए थे, आप इसके जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैटर रख दिए, इसमें भी काम वही करना है। अब देखिए कि हम इसके जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैटर रख दिए, आगे हो क्या रहा था, इसके आगे का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम ऐड कर रहे थे, यही ना कर रहे थे। तो इसमें भी वही काम करना है। आप इसके जगह पे ये पूरा मैटर ले लिए, आगे का जो मैटर है ये सारा मैटर आगे यहाँ जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो ये पहला मॉडल, और दूसरे मॉडल में एडवर्ब टू को हटाते समय हमको विशेष कुछ काम नहीं करना है, हमको जो काम इसमें करना था वही काम यहाँ भी हम करेंगे। इसमें भी हम इसके जगह पर ये चीज़ लिखे और आगे का मैटर क्या किए हैं, ऐड किए हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर ये मैटर लिखेंगे और आगे का मैटर जो रहेगा वो हम ऐड कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, लग जाएगा ना ये वाला। अब आते हैं इसमें हम थोड़ा तीसरे फार्मूले पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये सभी लोगों को समझ में आया, एग्जाम्पल दें इसका। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि द हाउस इज टू कास्टली है। इसका मतलब क्या है कि घर बहुत महंगा है। और किस लिए महंगा है, यहाँ कह रहा है कि टू बी और यहाँ है परचेज्ड। अब ध्यान से समझिएगा, परचेज्ड का मतलब खरीदारी करना होता है या लेना होता है। तो ये क्या, अब मिलाइए यहाँ से। अब ये जो क्वेश्चन को जब हम ये बार बार कहते हैं कि जब कभी भी एडवर्ब टू से कोई क्वेश्चन बनाएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले उस सेंटेंस का मॉडल देखोगे कि हम कितने मॉडल को पढ़े हैं। हम आपको ऐसे 5 मॉडल का सेंटेंस बताने वाले हैं जिसमें 2 मॉडल का क्वेश्चन आपके सामने है। तो उन दोनों में मिलाओ कि ये किस मॉडल का क्वेश्चन आया है। अब इस फार्मूला से मैच कराएं, तो फार्मूला से मैच कराएंगे तो यहाँ तक तो दोनों फार्मूला सेम जाएगा। अब यहीं से डिफर हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, इसमें जो है V1 आया हुआ है और इसमें इस 2 के बाद क्या आया है, B। तो इस 2 के बाद देखो B आया ना, और इसके बाद जो V3 है इसमें क्या है, V1। अंतर है कि नहीं है। पूरा ग्रामर का सेटिंग जो होता है फार्मूला पर है। ये फार्मूला आपको हम बना रहे हैं। आप इस फार्मूला की मदद से कितना भी बड़ा सेंटेंस आएगा आप देखते ही इसको जो है सॉल्व करोगे। केवल एक बार दिमाग में बैठाना है, कभी लिख करके जवाब तो देना ही नहीं पड़ेगा। आप देखोगे और डायरेक्ट मुंह से बोलोगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये नहीं लग जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आप इसके जगह पर क्या करोगे, सो। तो आपका मैटर क्या बन गया, द हाउस इज सो, बना कि नहीं बना। इसके बाद ये कास्टली शब्द को हम यहाँ से उतार लिए। इसके बाद फिर क्या कर, अब इसके जगह पर क्या लिखना है, आपको पता है इसके जगह पर क्या लिखना है। इसके जगह पर आप डेट लिखेंगे, लिख लिए। और डेट के बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, जो यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट देखो क्या है, हाउस है, नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। नॉन लिविंग थिंग का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऐसे हो जाएगा कि द हाउस इज, यहाँ से सो, आइए हो जाएगा कास्टली, ठीक। इस 2 के जगह पर देखो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डेट। और डेट के बाद देखो क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर हम इट लिखे, या इट वाला मैटर समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ हाउस है तो हाउस का प्रोनाउन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इट। इसके बाद देखिए तो ये क्या है, कैन। तो हम कैन को ले लिए और उसके बाद नाट कर लिए और आगे का मैटर अब जोड़ लो। आगे जोड़ना क्या है, 2 के जगह पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैटर जो है, यहाँ तक का मैटर लिखे हैं। आगे जोड़ना है तो आगे क्या है, बी और प्लस क्या है, परचेज्ड। तो बस आगे जोड़ लो, बी और प्लस परचेज्ड, आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में, लगा लोगे सभी लोग, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि इसमें एडवर्ब टू जब किसी भी सेंटेंस को बनाएगा तो आप पहले मॉडल अपना मिलाएंगे, जो हम फार्मूला दे रहे हैं उस फार्मूला को आप मिलाएंगे, मैच कराएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वह किस फार्मूले पर है। जिस फार्मूले पर रहेगा उसी फार्मूले पर उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। हमें तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ काम करना है, लग जाएगा नहीं लग जाएगा। दोनों में अभी कुछ अंतर, विशेष अंतर नहीं हुआ है।
सेंटेंस में तो अंतर है, क्योंकि इसमें टू के बाद यहाँ बी नहीं है, यहाँ पर बी है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका देखो, जब हम सॉल्व किए हैं तो जैसे इसको सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व किए हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं अब तीसरा फार्मूला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों फार्मूला आपके बोर्ड पे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अब हम तीसरा जो है फार्मूला ले रहे हैं, और तीसरा भी फार्मूला का क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने जो है आ जाता है। ये तीसरा वाला फार्मूला ऐसे बनाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, ये एडजेक्टिव भी रहेगा, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नॉट होगा, फिर यहाँ पर टू होगा और V1 होगा, और फिर यहाँ पर अदर वर्ड। मिलाइए तो इस तीनों में क्या अंतर है। तीसरे फार्मूला में इन दोनों फार्मूला से कुछ डिफरेंट आपको मिला। क्या मिला? इसमें हमको ये मिल रहा है कि इस इन्फिनेटिव के पहले यहाँ पर क्या लगा है? नॉट लगा है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, अब आप जान चुके हो कि इस टू के जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, वह कौन सा शब्द लिखेंगे? सो। ये सबको पता है। इसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? सो। और इस टू के जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? डैट लिख रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट लिख रहे हैं, प्लस कैन लिख रहे हैं, और कैन या कुड, और इसके बाद जो यहाँ से क्या रहा है? नॉट लग जा रहा है। यही ना हो रहा है। तो यहाँ से हम ये वाला मैटर ध्यान दीजिएगा, ये वाला मैटर जो है किसके जगह पर आया हुआ है? टू के जगह पर आया है। तो ये काम तो तीनों फार्मूला में आपको करना ही पड़ेगा। यही तीनों में हमको करना है। तीनों में डिफरेंट ये है कि ये आपका साधारण इसका जो है फार्मूला था, हम इससे अंतर किए हैं तो इसमें बी लग गया, यहाँ V3 कर दिए तो अलग हो गया। तीसरे में क्या हुआ कि इन्फिनेटिव के पहले यहाँ पर क्या लग गया? नॉट लग गया, तो वो अंतर हो गया। तो हम इसको सॉल्व क्या करेंगे? जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आप जो है इसके जगह पर क्या लिखोगे? सो। और सो लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप इसके जगह पर क्या लिखते हो? डैट लिखते हो। डैट के बाद क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। ये भी हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद कैन या कुड जो सेंटेंस मांगेगा उसको भी हम दे लेंगे, और उसके बाद ये जो नॉट देख रहे हो ना, यही इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है? आ चुका है। यदि इन्फिनेटिव के पहले नॉट लगा है तो आप इस टू के जगह पर जो मैटर दे रहे हो वो सब लिखोगे, लेकिन किसको नहीं लिखोगे? नॉट को नहीं लिखोगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो इस फार्मूला का आंसर हम बना रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका सो हो गया, ये फिर एडजेक्टिव हो गया, और इसके जगह पर टू के जगह पर हम क्या लिखते हैं? डैट लिखते हैं, और डैट के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद कैन, और कैन के बाद ये कुड। अब देखो नॉट को हम नहीं लिखे हैं, इसके बाद जो आगे का मैटर V1 है वहाँ से ये मैटर जोड़ लिया जाता है। तो ये वाला जो इसका आंसर है, इसमें जैसे मान लो यही ना हमारा फार्मूला है, इसमें देखो टू के पहले क्या नॉट लगा है ना यहाँ पर। इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें कि यहाँ से ये नॉट तो आपका खत्म हो गया, ठीक ना। ये इसके जगह पर हम डैट यहाँ डैट से ले करके ये वाला मैटर यहाँ पर आता था किसके जगह पर? ये टू के जगह पर आता था ना। तो ये नॉट लगने की वजह से एडवर्ब टू को हटाते समय ये वहां से हम हटा देंगे, इसमें से हटा देते हैं। इसमें भी वो हट जाएगा, इसमें से भी हम हटा देंगे। जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है, अब क्वेश्चन में दिया है तो इस सेंटेंस को करना क्या है? इस सेंटेंस को हमको ट्रांसफॉर्मेशन न करना है, एडवर्ब टू को हटाना है। तो जब एडवर्ब टू को हटाओगे तो इसके जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो। और फिर इसके जगह पर क्या होगा? डैट से ले करके यहाँ तक का मैटर, और नॉट भी यहाँ आता था ना, तो हम यहाँ से नॉट हटा देंगे। इसीलिए इसके आने के वजह से ही वो नॉट हट रहा है, ये भी नॉट यहाँ से नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन को समझने में? जैसे अब बताओ, ये इन दोनों फार्मूला में इसमें अंतर क्या है? इन दोनों फार्मूला में अंतर केवल इतना यही है कि यहाँ इसके पहले क्या लगा है? नॉट लगा है। तो इसी के लगने के वजह से इसमें से नॉट हम क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। ये जब नहीं लगा था तब क्या करते थे?
तब हम जब सॉल्व करते थे तो क्वेश्चन को क्या करते थे, उसमें नॉट को जो है हम लोग लगा लेते थे, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया, लगा लोगे? एनी डाउट किसी को? एग्जाम्पल दे इसका। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है ही इज टू इंटेलिजेंट देख रहे हो ना, इंटेलिजेंट है। अब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, और इधर कह रहा है कि नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, चाहे द क्वेश्चन भी लिख सकते हो, सॉल्व ऑल द क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब अपना ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को इन तीनों फार्मूला पर मिला लो। अब मिला करके देखिए तो किस फार्मूले पर ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का आया हुआ है। समझ में आया? एनी डाउट किसी को? अब इसमें सॉल्व कर लो। अब तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा इस पर आया ही नहीं है, इससे क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ देखो टू के पहले जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ टू के पहले देखो क्या नॉट लगा है। ये नॉट वाला यही वाला फार्मूला है। तो आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या लिखोगे, ही इज, आज टू के जगह पर क्या हो जाएगा, सो, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा क्या, इंटेलिजेंट, ठीक। और उसके बाद यहाँ टू के जगह पर डैट आएगा ना, और डैट के बाद अब देखो क्या मांगता है, सब्जेक्ट मांगता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ही, तो ही आ ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ से किसको ले, कैन को ला, कैन। अब देखो कैन के बाद हम लोग नाट लगाते थे, तो वही नाट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक। कैन, और उसके बाद आगे का देखो, इसके जगह पर हम यहाँ से ले करके ये वाला मैटर जो है इसके जगह पर आया हुआ है, टू के जगह पर ये मैटर आ गया ना। अब आगे का हिस्सा जोड़ लो, तो आगे क्या है देख लो। आगे है क्या, आगे जो है हम लोगों का सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस को जो है बना करके दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? लग जाएगा सभी लोगों से। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करना है, आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। हमारे सामने एडवर्ब टू से बना हुआ जितना भी जा रहे हैं, उस फार्मूला में से हमारा क्वेश्चन जो है किस फार्मूले पर है, जिस फार्मूले पर है उसी फार्मूले पर हमको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। अब इसके अंदर का चौथा फार्मूला है, और चौथा फार्मूला से आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन उसी से दिया है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। अब इसको फार्मूला को जो है यहाँ पर हम रहने दे रहे हैं, ताकि आप मैच कराएंगे तो आराम से जो है मैचिंग में आप इसको देख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर तीनों फार्मूला आपके सामने जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब हम चौथा फार्मूला यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ से बी होगा, और बी के बाद जो है यहाँ से टू होगा, और टू के बाद जो है ध्यान से समझिएगा, टू के बाद एक एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद फार, और प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या, प्रोनाउन, और उसके बाद तब टू होगा, और फिर V1 होगा, और फिर यहाँ से अदर वर्ड होगा। देखिए तो चौथे फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, और चौथे फार्मूला में सबका अंतर निकालिए। तो क्या अंतर है चौथे फार्मूला में? अंतर क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये देने जा रहे हैं जो चौथा है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब टू से जो सेंटेंस बन रहा है वो कैसे बनेगा, सेंटेंस का रूप क्या होता है, उन्हीं रूपों को हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो हमारा एडवर्ब अब तक कितने रूप को ले चुका है, 3 रूप ले चुका है। अब चौथा रूप देखो क्या लिया, कि यहाँ से सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका बी को आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ क्या है, एडवर्ब टू है, ये आपका एडजेक्टिव है। और इस फार्मूला में ये वाला पद आपका क्या है, बढ़ गया है, यही ना बढ़ा है, यही इसकी पहचान है। यानी कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या होगा, फार, और फार के बाद कोई भी प्रोनाउन रहेगा,
चाहे मी हो, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, मी हो चाहे हिम हो चाहे अस हो, ऐसे करके सेंटेंस होता है। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या होता है, टू लगा रहेगा, इसके बाद फिर V1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा या अदर जो भी शब्द रहेगा उधर रहेगा। इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ से सब्जेक्ट ले लोगे, ये बी आ जाएगा, इसके पता है ना ये इसके जगह पर क्या होगा, सो इसके जगह पर फिर एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव के बाद अब इसके जगह पर ध्यान से समझिएगा, आप इस टू के जगह पर आप क्या लिखते हो, दैट लिखते हो, और दैट के बाद क्या लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता था, कैन या कुड, और इसके बाद नॉट आता था। ये सारा मैटर किसके पास आता था, किसके जगह पर है, इस इन्फिनेटिव टू के जगह पर आता था। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारे फार्मूला में सब कुछ वही है, आंसर जो दिए हैं जो इसमें हम लगाए अभी तक वही काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम हम वो नहीं करने वाले इसमें है। यहाँ देखिएगा, जब हमारा फार्मूला इस फार्मूले पर होगा तो जहाँ हमारे सेंटेंस में एड एडजेक्टिव के बाद फार और प्लस यदि प्रोनाउन रहेगा तो हम वहाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये डैड के बाद ये सब्जेक्ट जो देख रहे हो ना आप लोग, इस सेंटेंस में यह सब्जेक्ट इस बार हम यहाँ से नहीं लाएंगे। अब तक कहाँ से लाते थे, अब तक इस तीनों फार्मूला में यहाँ टू के बाद जो भी सब्जेक्ट आया था, जो यहाँ का सब्जेक्ट था वही वहाँ जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं। जब ये वाला फार्मूला रहेगा तो ये सब्जेक्ट जो है, ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हो ना, ये प्रोनाउन जो है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो अपने केस को क्या करेगा, बदल देगा। ये जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की, और यहाँ आएगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और ये फार देख रहे हो ना, ये हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई क्रिटिकल है इसमें, आसान है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके जगह पर ये वाला मैटर लिख ही रहे हैं, ये तो हमारा पुराना मैटर हो चुका है। अब इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात ये है कि अब तक हम जो ये वाला सब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ से लेते थे, अब यहाँ से न लेकर ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हो, इसी प्रोनाउन को ला करके यहीं पर रख देंगे तो हमारा यह क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और ये फार क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ से हट जाएगा। कभी कभी फार के जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर आफ भी दे देता है, कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में आएगा क्या, आप, नहीं तो 99% जो है हमेशा वहाँ पर क्या होता है, फार लगा होता है। क्लियर ना। इसी फार्मूले पर जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, द ट्री इज टू हाई, और यहाँ कह रहा कि फॉर मी और टू क्लाइंब। देखो तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मिलाओ तो इस चारों फार्मूला पर मिला करके देख लो। देखो ये सब्जेक्ट में देखो यहाँ पर कौन है, ट्री है, ये सब में सेम आया है। बी से देखो सभी अभी भी सेम है, टू भी देखो सब में लगा हुआ है चारों फार्मूला में, एडजेक्टिव भी देखो चारों फार्मूला में है। अब देखो क्या नहीं है, देखो ये आया कि नहीं आया। देखो यहाँ हम कहे ना कि एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, फार, तो देखो फार आया, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन का केस क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, देखो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, टू, तो देखो टू लगा ही है, और इसके बाद V1 में देखो क्या है, क्लाइंब है, अदर वर्ड हम यहाँ पर नहीं दिए हैं। अब लगा लो, नहीं लग जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, द ट्री इज, इसके जगह पर हो जाएगा सो, इसकी जो एडजेक्टिव है अब ले लो, एडजेक्टिव के बाद अब इसके जगह पर, इस टू के जगह यहाँ क्या लिखते हो, दैट, तो चलो दैट लिखो। दैट के बाद सब्जेक्ट आता था, देखो फार्मूला कह रहा है, यानी दैट के बाद क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो यहाँ का प्रोनाउन रहेगा वही प्रोनाउन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ देखिए प्रोनाउन कौन है, मी, तो मी जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, आई, और उसके बाद कैन को लें कि कुड लें, ये बताएगा। यहाँ इज है ना, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, कैन, और फिर यहाँ पर नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्लाइंब, और इसके बाद फुल स्टॉप, ऐसे करके लगाएंगे। इस क्वेश्चन में आई कहाँ से आई, ये मैटर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सभी लोगों को, लगा लोगे सभी लोग। यानी कि एडवर्ब टू में जो है आप लोगों को
4 मॉडल का क्वेश्चन बताए, अभी भी इसमें 2 मॉडल का क्वेश्चन और बचा हुआ है, यानी कि लगभग 6 मॉडल का क्वेश्चन जो आएगा। इतना ध्यान देना कि एडवर्ब टू जब कभी भी सेंटेंस को बनाएगा तो वह लगभग 6 तरीके से हम लोगों के सामने बन करके आएगा। हमारा उसमें काम क्या होगा कि हमारे सामने जो भी क्वेश्चन रहेगा उन क्वेश्चनों को ले करके अपने फार्मूला में मिलाएंगे, जिस फार्मूला पर रहेगा वही उसी फार्मूला का आंसर हो जाएगा। लग जाएगा सभी लोगों से? आगे बढ़ें। आइए देखते हैं 2 फार्मूला और उसको भी जो है इसको कवर कर लिया जाए, ताकि यह लेसन जो है आज यह पूर्ण रूप से जो है फिनिश हो जाए। एनी प्रॉब्लम किसी को? दो फार्मूला और है ना। आइए देखते हैं, 2 मिनट लगेगा फटाक से जो है। अब इस क्वेश्चन को जो इस फार्मूला को हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कभी कभी ये हम लोगों का 5वां फार्मूला है, ध्यान से समझ लो। कभी कभी सेंटेंस जो होता है हमारा, ये इतना ही पर आकर के रुक जाएगा, ही फुल स्टॉप लग जाएगा। ध्यान से समझो यहाँ पर, कभी कभी यही फार्मूला इतने पर ही रुक गया। इतने का मतलब देखो कहाँ तक गया है, इस फार्मूला में देखो यहीं तक नहीं, यह फार्मूला यहाँ पर आया है। कभी तक हमारा सेंटेंस यहीं पर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को जो है 3 तरह से सॉल्व किया जाएगा। 3 तरह का मतलब कि पहला क्वेश्चन होगा कि बी, इसके बाद देखो इस टू के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवर या एक और शब्द होता है स्ट्रमली, क्या लिखेंगे, स्ट्रमली लिखा जाता है, ओवर लिखा जाता है, चाहे स्ट्रमली। किसके जगह पर, टू के जगह पर। आज जो ये आगे का है एडजेक्टिव है उसको ला करके यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लगा लोगे सभी लोग? स्ट्रमली और चाहे ओवर जो है लिख करके जो है यहाँ पर हम देते हैं, ठीक ना। स्ट्रमली या ओवर का जो है प्रयोग जो है यहाँ पर करके सेंटेंस को जो है लगाया जाता है, ठीक ना। यानी कि ये जो 5वां जो फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, ये इसी फार्मूला का केवल हाफ फार्मूला है यह। कभी कभी आपका क्वेश्चन यहीं तक दे देगा, ठीक ना। तो जब यहीं तक दे देगा तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरह से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है कि टू के जगह पर क्या लिख दोगे, ओवर, ये पहला आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि इस टू के जगह पर क्या कर दोगे, स्ट्रमली कर दोगे, ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर क्या है उसको समझो। तीसरा आंसर जो यहाँ पर है कि आगे इसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है बी कर लेते हैं और उस सेंटेंस में से टू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आ जाता है यहाँ पर क्या, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा जाता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके जो है दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, देख रहे हो ना। यानी कि इस फार्मूला को आप 3 तरह से, 3 तरह का मतलब है कि हम तीनों इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एडवर्ब टू को केवल हटाना ही नहीं है, आपको लगाना भी है। तो कभी क्वेश्चन तीनों फार्मूला नहीं देखे रहोगे तो हो सकता है कि इसी में पूछ दे और कहेगा कि इसमें एडवर्ब टू को लगाओ या, तो जब ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे रहोगे तो आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए इसको समझो। हमको पता है कि ये वाला दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया ना। अब तीसरा फार्मूला क्या है कि तीसरा फार्मूला में देखो हमको ऐड क्या करना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को ऐड करना है। हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में से इस टू को क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद लास्ट में जो है उसको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर बन जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो हम यहाँ पर लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, जैसे राम इज टू फैट है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो तो मिला लो तो अपना फार्मूला, राम इज टू फैट है। यहाँ पर देखो राम आया, यहाँ बी आई गया, यहाँ से टू आ गया, यहाँ पर देखो क्या है, फैट है। अब आंसर तुम्हारे सामने लगा लो। पहला आंसर क्या बनेगा, कैन यू टेल मी द फर्स्ट आंसर, राम इज ओवर फैट, एंड सेकेंड आंसर राम इज स्टमली फैट, और थर्ड आंसर राम इज, हट जाएगा तब ये हटेगा, राम इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ऐसे करके लगा लेंगे, लग जाएगा ना।
तो ये हम लोगों का 5वां फार्मूला है। इसके बाद एक और फार्मूला है, सोच रहे हैं कि इस फार्मूला को भी हम ले लें। यदि इस फार्मूला को छोड़ दिया जाएगा तो अकेले बेचारा रोएगा ये कि हमको छोड़ दिया है, तो इसलिए 2 मिनट और लगेगा। इसको भी थोड़ा देख लिया जाए कि आखिर इस फार्मूला का जो है क्या कहना, ये फार्मूला कैसे आएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। केवल 2 मिनट का और क्लास लेने वाले हैं, यानी कि इस सेंटेंस में देखिएगा ये क्या होगा। देखो ये आपका 6वां फार्मूला बिल्कुल चौथे से मैच करता है। सब्जेक्ट होगा, बी होगा, यहाँ से टू हो जाएगा, टू के बाद जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फार, और फार के बाद देखो यहाँ पर क्या आ गया, नाउन आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 6वां फार्मूला देखो, 6वां फार्मूला जो है इससे मैच कर रहा है। देखो क्योंकि इसमें भी फार आया है, इसमें भी फार आया था ना। यहाँ फार के बाद देखो क्या है, यहाँ फार के बाद देखो क्या है, नाउन है। तो प्रोनाउन नाउन में अंतर जानते ही हो तुम लोग। यदि और आगे देखो यहाँ से टू है या V1, इसमें नहीं वो चीज़ है, यानी कि यहीं तक क्या है, क्लोज है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ से सब्जेक्ट ले लोगे, यहाँ से बी ले लोगे, टू को बदल लोगे किसमें, सो में, और सो के बाद ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद देखो इस फार के जगह पर हमको क्या लिखना है, डायट लिखना है, और डायट के बाद यहाँ से सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद कैन या यहाँ कुड लेंगे, और कुड के बाद जो है यहाँ पर नाट का प्रयोग होगा ना। ये वाला मैटर तो क्या हम लोगों का नया नहीं रह गया है। हम लोग ये कहाँ इसके जगह पर लगाते थे, टू के जगह पर लगाते थे, लेकिन इस बार हम किसके जगह पर लगा रहे हैं, फार के जगह पर लगा रहे हैं। अब भाई बच गया कौन, नाउन। नाउन को तोड़ देंगे। अब नाउन को तोड़ना है डंडे से। कैसे तोड़ना है, डंडे से। यानी करना क्या है, इस नाउन को बदल देना है वर्ब में। यही कठिन, यही थोड़ा सा क्रिटिकल यहीं से होगा। इस नाउन को हम क्या करेंगे, यहाँ नाउन को जो है बदल देंगे। इनके बाद जब जाएंगे तो यह नाउन टूटेगा तो V1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम इसमें करना। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। एग्जाम्पल दे दें, आइए देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हिज सारो, वीडियो थोड़ा आज लंबा होगा लेकिन आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसा फार्मूला पूरा हम दावा के साथ कह सकते हैं कि ऐसा फार्मूला आप कहीं देखेंगे नहीं, ये खुद हम इसको तैयार किए हैं। देखते ही जो है आप फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। यानी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिज सारो इज, कह रहा है कि टू डीप है, हिज सारो इज टू डीप। और इधर कह रहा है कि फॉर टीयर्स, फॉर टीयर्स है। अपना फार्मूला मिला लो कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन दिया है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट में देखो कौन है, हिज सारो, ये सब्जेक्ट हमारा। बी में देखो कौन है, इज, है ना। और यहाँ पर देखो टू आया ही है। एडजेक्टिव में देखो कौन है, डीप। यहाँ से देखो फार लगा ही है, और देखो नाउन में कौन है, टीयर्स है। हमारा आंसर क्या है। अब आंसर जहाँ तक पहुँच सकते हो वहाँ पर देखो, यहाँ तक तो तुम आ सकते हो, यहाँ तक फार्मूला देख कर आ सकते हो, तो वहाँ तक पहुँच लो पहले। तो आइए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपका कि हिज सारो, यहाँ से इज हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिखोगे, सो, इसके बाद यहाँ से डीप, और डीप के बाद फार के जगह पर क्या लिखना है, डाइट। अब डाइट के बाद आपको क्या देना है, सब्जेक्ट देना। तो अब बताइए, तो सब्जेक्ट में हम यहाँ से क्या ले हैं, हिज सारो, यानी ही, यानी हिज का मतलब यहाँ पर आएगा कौन, ही। वैसे भी जो यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन में एक वचन मेल है यहाँ पर। क्यों, कैसे हम जाने कि मेल है, क्योंकि हिज किसके लिए आता है, ही का पॉजिटिव होता है, यानी मेल हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ही ले लिए। अब बताओ कैन को लें कि कुड लें, इज है तो यहाँ पर कौन आएगा, कैन, और उसके बाद नॉट हो गया। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ आपको क्या करना है, वर्ब देना है और नाउन। तो ये जो टीयर शब्द देख रहे हो ना, इस टीयर शब्द का मतलब क्या है, आंसू बहाना या आंसुओं में कहना। ये सेंटेंस क्या कर रहा है, एक बार सेंटेंस तो पढ़ो। हिज सारो इस लिखा कि सो डीप, उसका दुख बहुत गहरा है, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए।
मतलब इतना गहरा है कि आंसुओं में कह नहीं सकता। यही नहीं कहने का मतलब है। तो ये जो टीयर शब्द है, टीयर का मतलब क्या है? टीयर का मतलब क्या है कि आंसुओं में कहना, यही नहीं आएगा, आंसुओं में कहना। जब इसको हम नाउन से जब वर्ब बनाएंगे ना, तो देखो जब इसको क्या लिखेंगे, आंसू में कहना, तो आंसू आपका नाउन हो गया, आई कहना यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो अब ये वर्ब हुआ ना, तो इसी वर्ब को लाकर कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। तो किसके मीन्स कहना होता है, लिख लो अब, बोलो। कहने का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक भी होता है, टेल भी होता है, अटर भी होता है। तो जो उसमें से इजी लगता है ले लो अब। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हम यहाँ V1 के जगह पर अब यहाँ पर चलो लिख देते हैं क्या, सबसे सस्ता शब्द स्पीक का। और उसके बाद ये आंसू में, ये नहीं निकला है, तो इन टीयर्स, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? यही थोड़ा सा नाउन वाला जो मैटर आप लोगों का है, इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज जो है आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर हम आपको बताए हैं, रिमूव एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू कैसे हटाया जाता है। आप लोगों को हम पहले ही बताए कि इसमें हर लेसन में 2-2 चैप्टर चलेगा। एडवर्ब टू यानी एडवर्ब टू को हटाना एक बार आएगा, एक बार एडवर्ब टू को लगाना। समझ में आया ना? तो जैसे एडवर्ब टू हट रहा है उसी तरह आपको क्या करना है, लगाना भी है। जैसे 2 तरह का मैटर आएगा, तो जैसे हटाए हो उसी तरह लगा लेना। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रिमूव एडवर्ब टू समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय।